हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ हिस्ट्री जोन में स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 7 है आपकी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का, जिसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, इसको आज से आरंभ करने वाले हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं टर्म 2 का सिलेबस आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अब हमने चलना है। इस्लाम की स्टोरी थोड़ी रहती है, वो सूफीज़म है, सूफ़ी कैसे हुआ, थोड़ा बहुत है वो हम कर लेंगे फिर बाद में। अभी ये नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। आप इस चैप्टर का अगर नाम देखेंगे तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा क्या लिखा गया है। चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन मतलब यहाँ से एक नया कल्चर आने वाला है। आपको ध्यान होगा हमने मेसोपोटामिया के बारे में जाना था, वो ईरान इराक के उसमें था, थोड़ा सा कुवैत का हिस्सा भी आता था। फिर हमने इस्लामिक कल्चर के बारे में भी जाना, उससे पहले रोमन अम्पायर का भी हमने जिक्र करा था। तो ये जो चैप्टर्स हमने देखे थे इसमें हमें क्या सेंस मिला, हमें एम्पायर्स का सेंस मिला, यानी हमने साम्राज्यों के बारे में जो है डिस्कस करा था। अब यहाँ से जो चैप्टर्स चलेंगे वो थोड़ी से मॉडर्न एरा की चलेंगे, मतलब 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी और ऐसे ऐसे 19th सेंचुरी के चैप्टर सब चलने वाले हैं। तो थोड़ा मॉडर्न सेंस में होगा क्योंकि उससे पहले हमने एक प्राइमरी जो चैप्टर्स थे, जो पुराने एरा के चैप्टर्स थे, मेडिवल पीरियड, उससे पहले एंशिएंट पीरियड का चैप्टर वो हमने पढ़ा था। तो यहाँ से कल्चर्स जो हैं अब चेंज होने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है द 3 ऑर्डर्स, तो उसमें 3 जो ग्रुप्स हैं जो सोसाइटी में बटे हुए थे उसका मेंशन करा गया है। वो 3 ग्रुप्स कौन से थे? फर्स्ट ग्रुप में क्लर्जी आते थे जो कि संत महात्मा होते थे और ये सबसे टॉप क्लास के होते थे, इनका सबसे ज़्यादा स्टेटस होता था, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, सारा टैक्स इन्हीं को मिलता था। तिथि के नाम से ये टैक्स लेते थे, 1/10 जो भी फार्मर्स का प्रोड्यूस होता था उसका टैक्स कलेक्शन ले लेते थे। और ये काफ़ी लैविश लाइफ जो है स्पेंड करते थे और काफ़ी अच्छी लाइफ जीते थे, एक अच्छा स्टेटस इनका हुआ करता था। सेकंड जो ऑर्डर हमें देखने को मिला था वो नोबिलिटी का ऑर्डर हमने जाना था। और नोबिलिटी इसमें नाइट्स आते थे, जो किंग्स होते हैं, जो प्रिंसेस होते हैं, ड्यूक्स होते हैं, वो सब इसमें आया करते थे, राजा लोग इसमें थे और ये भी अच्छा ही लाइफ स्पेंड करते थे। और तीसरा ऑर्डर सबसे बेकार कंडीशन अगर मैं कहूँ थर्ड ऑर्डर की थी, और तीसरे ऑर्डर का नाम था पीजेंट्स, जो किसान लोग हैं, इसमें मिडिल क्लास भी आती थी थोड़ी। तो ये तीसरे ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूट करते थे, इन्हीं को सारा टैक्स देना पड़ता था, अपना जो फार्मर्स उन्हें अपना प्रोड्यूस भी चर्चेस को देने पड़ते थे, और ये उनकी जो कंडीशन थी बहुत ख़राब थी। तो वो जो पीरियड था वो पीरियड था आपका मेडिवियल पीरियड। ये जो पीरियड था ये था मेडिवियल पीरियड, यानी कि ये जो कंडीशन थी यूरोप में, कौन से कॉन्टिनेंट पे? यूरोप में ये कंडीशन थी 5th से लेकर 14th सेंचुरी की, मतलब 5वीं से लेके 14वीं शताब्दी तक का ये एरा, ऐसा कंडीशन जो है यूरोप में एग्जिस्ट करता था। और इस पीरियड को हम मेडिवल पीरियड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या था, जो लोगों की माइंडसेट होती थी, जो लोगों का माइंडसेट हुआ करता था, वो टोटली कौन कंट्रोल करता था? टोटली जो इसे कंट्रोल करता था वो चर्च हुआ करता था। चर्च के जो पॉप्स होते हैं, जो बिशप्स होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं, और अन्य जो लोग होते थे जो चर्च की इसमें कॉन्स्टिट्यूट करते थे, वो सब लोग लोगों की माइंडसेट को कंट्रोल करके रखते थे। मतलब वो जो भी बोलते थे लोग उसको फॉर ग्रांटेड, फॉर श्योर ले लेते थे और उसी को माना करते थे, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि ये गॉड की सर्विस में लगे हैं और ये जो भी बोलेंगे हमें बिल्कुल सही बोलेंगे, इनकी जो राय होगी, जो उनका एक सजेशन होगा हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल सही होगा। और लोग पूरी बात इन्हीं की माना करते थे और इनके सामने राजा की भी उतनी नहीं चल पाती थी, राजा भी इनकी बात माना करता था। हम अगर अपने इंडियन कल्चर की तरफ देखें तो रामायण महाभारत का जो एरा था, एपिक पीरियड का जो हमारा समय था, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी जो राजा होता था, जैसे राजा दशरथ थे, वो भी सजेशन लिया करते थे
वो भी अपने कुल गुरु की बात माना करते थे, लेकिन उस समय जो कुल गुरु होते थे, जो सेंट्स होते थे, वो एक सही होते थे, मतलब वो कोई लैविश लाइफ नहीं जीते थे। जो सजेशन देते थे बिल्कुल सही देते थे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अपोजिट है। यहाँ पे जो सेंट्स लोग हैं, ये एक लैविश लाइफ, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं और अपने बेनिफिट के लिए सोचा करते थे। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे थे, लेकिन स्टार्टिंग में तो चलो ठीक थे। लेकिन जब पीरियड बीतता गया तो इनको बेनिफिट जब सोसाइटी से मिला, तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज इस बात का उठाया और फिर ये अपनी लैविश लाइफ पे ही फोकस करने लगी। इनको वेलफेयर से कोई मतलब नहीं था। ये इनका एक बहुत अच्छी माइंडसेट थी। इनकी जो साइकोलॉजी थी इन सारी सेंट्स की, वो क्या होती थी, वो लोगों को कहते थे कि जो इंसान है, जो आप लोग हो, आप क्या हो, एक फिगर हो किस चीज़ का, सिंस का। मतलब आप लोगों ने बहुत सारे पाप करे हैं, ऐसा ये सेंट्स लोग लोगों से कहा करते थे। सबको ही कहा करते थे कि आप लोग एक फिगर हो सिंस का, आपने जो है काफ़ी गुनाह करे हैं। तो अगर आपको हेवन में जाना है, अगर आपको स्वर्ग में जाना है, तो आपने जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना है। तो ये बात सुनकर जो कॉमन लोग होते थे, कॉमन पीपल होते थे, वो काफ़ी डर जाया करते थे। और सबको खैर हेवन में तो जाना ही था, आज भी ऐसी ही कंडीशन है हमारे सोसाइटी में, तो फिर वो बात माना करते थे। एक अच्छा इनका माइंडसेट था, अच्छा ही गेम खेलते थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या कभी कोई किसी ने स्वर्ग देखा है? क्या कभी किसी ने हेवन या हेल देखा है? नहीं देखा। जो असली हेवन है वो तो हमारी वर्ल्ड ही है। जो लाइफ आपको मिली है, इस लाइफ में रहकर ही हम असली हेवन में रह सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद किसी को नहीं पता। अगर किसी को जाना है तो मर के दिखाओ ना। फिर सब इस बात को मना कर देते हैं कि हम क्यों मरे। तो गलत एक मेंटालिटी है सोसाइटी की भी कि हेवन मिलेगा, हेल मिलेगा। ये तो अलग कंसेप्ट है, अलग बात है। हम तो यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड में आए हैं, तो वहाँ पे हमें एक अच्छी लाइफ जीने से मतलब होना चाहिए, एक अच्छे काम करने से मतलब होना चाहिए। तो हम क्यों ये बात माने हेवन हेल की। लेकिन उस समय के लोग नहीं समझते थे। वो तो जो भी सेंट्स कह रहे हैं, जो भी ये पॉप्स कह रहे हैं, सब वही माना करते थे और ये इस चीज़ का ही फ़ायदा उठाया करते थे। तो ये थोड़ा बहुत हमने ओवरव्यू देखा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, जो कि है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये जो स्टोरी होगी यहाँ की, इस चैप्टर की जो हम बात करेंगे, बेसिकली हम 15th, हम बेसिकली 14th, 15th और 16th एंड एक्चुअली में 14, 15 एंड 16 सेंचुरी की यहाँ बात करने वाले हैं। कहाँ की बात करने वाले हैं? स्टार्टिंग में तो हम इटली की बात करेंगे, लेकिन जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम यूरोपियन स्टेट को कवर अप करने वाले हैं और हम यूरोप के बारे में, यूरोप के विषय में जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली थोड़ा सा मॉडर्न है। किस सेंस में? सिविलाइजेशंस के सेंस में, क्योंकि हमने मेसोपोटामिया की स्टोरी पढ़ी थी, उसके बाद रोमन एम्पायर के बारे में जिक्र करा था, देन इस्लामिक एम्पायर के बारे में जाना था। तो वो जो समय था बहुत पुराना था। इस्लाम मैंने आपको बताया था 7th सेंचुरी में उदय हुआ था, तो बहुत पुरानी स्टोरी है। लेकिन ये जो स्टोरी है ये थोड़े समय पहले की है, थोड़े ही सालों पहले की है। और आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्या यहाँ पे जनरेट होगा? यहाँ पे जनरेट होगा इनोवेशंस। इनोवेशन यहाँ पे क्रिएट होंगे। इनोवेशन के साथ आइडियाज़ का जनरेशन होगा, न्यू थॉट्स लोगों के अंदर आएंगे और नई नई एबिलिटीज़ जो है लोग स्पेंड करने वाले हैं, स्टैब्लिश करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। तो यहीं से ये जो एरा है स्टार्ट होने वाला है। अभी हम पढ़ेंगे एक्चुअली में एक नया कल्चर जो है जिसका नाम ह्यूमैनिस्ट कल्चर है, वो यहाँ से सामने आएगा। ह्यूमैनिस्ट कल्चर क्या है ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू के लिए हमने इसको जाना। सो फ्रेंड्स, यहाँ से एक स्टोरी हम आगे जो है देखने वाले हैं। तो ये जो टाइम पीरियड था, इस समय नए नए टाउन्स, नए नए शहर जो है इमर्ज हो रहे थे, इनका इमरजेंस हो रहा था। नए नए टाउन्स आ रहे हैं, बेसिकली यूरोप में तो आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली किस शहर की, किस कंट्री की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलरली मैं इटली की बात कर रहा हूं। इटली में
नए नए टाउन्स जो हैं जनरेट हो रहे थे, क्रिएट हो रहे थे। और हमने जब रोमन एम्पायर का जिक्र भी करा था, तो उस समय रोमन एम्पायर फर्स्ट कहाँ से इस्टेब्लिश हुआ था? रोम से, जो कि इटली में है। तो इटली तो इसका अगर पास्ट देखा जाए, बहुत अच्छा पास्ट है, क्योंकि इतना बड़ा जो विशाल रोमन साम्राज्य था, इटली से ही तो जनरेट हुआ था। लेकिन अब यहाँ लोगों की मेंटालिटी अलग हो गई है। वो समझते हैं कि जब रोमन एम्पायर फॉल हुआ था, जब रोमन एम्पायर गिर गया था, जब डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उसके बाद का जो समय था वो डार्क एज का समय था, मतलब काला युग था वो, डार्क एज। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये माना करते थे कि जब रोमन एम्पायर फॉल हुआ, जब रोमन एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड था डार्क एज का था, काला युग था। कोई ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं हुए थे। लेकिन किसी भी पीरियड को डार्क एज कहना मुझे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि समय तो वो भी था ना। कुछ कुछ स्कॉलर्स उस समय भी आए थे, कुछ कुछ अच्छे अच्छे पर्सनैलिटीज़ के लोग भी आए थे, लेकिन डार्क एज कह देना गलत है। खैर, वो तो उनकी मेंटालिटी थी। लेकिन वो यही माना करते थे कि डार्क एज का पीरियड था जब रोमन एम्पायर फॉल हुआ। तो नए नए टाउन्स इटली में आते हैं, और इटली के पर्टिकुलरली हम 4-5 टाउन मैं आपको बताना चाहूँगा। इटली में ही आपको मिलेंगे कुछ 4-5 टाउन्स, कुछ 4-5 शहर या स्टेट्स कहो, जिसको मैं कहना चाहूँगा कि बहुत प्रॉस्पेरस हुए। इसमें पर्टिकुलरली जो इटालियन टाउन्स थे, उसमें एक फ्लोरेंस था, एक वेनिस था, एक मैंटुआ था, और उसके साथ साथ आपका जेनोवा था, और कई सारे शहर आपको देखने को मिलेंगे। सिसाइली भी है एक्चुअली, लेकिन सिसाइली का उतना मेंशन नहीं है। बेसिकली फ्लोरेंस, वेनिस, मैंटुआ, जेनोवा, इन्हीं का मेंशन है। जेनोवा से आप ध्यान रखेंगे, हमने 10th में पढ़ा था, जेनोवा में एक बहुत अच्छे रेवोल्यूशनरी जन्मे थे, बाद में जन्मे थे, उनका नाम था गुसिपी मजीरी, आपको ध्यान होगा। वो जेनोवा में ही जन्मे थे 1807 के अराउंड। तो खैर, वो तो अलग स्टोरी है। तो ये जो नए नए जो शहर आ रहे हैं, ये बाद में कैसे शहर की तरह डेवलप होंगे? ये एक आर्टिस्टिक, आप कहो आर्टिस्टिक शहरों की तरह बनेंगे, और एक नॉलेज का हब बनेंगे। क्योंकि बाद में ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे, अभी थोड़े ही समय के बाद इतने ज़्यादा फेमस होंगे कि ये पूरे विश्व में फैल जाएंगी। इनकी जो जिक्र है, चर्चा है, पूरे विश्व में होने लगेगी लगभग, और सब इनको जो है प्रॉस्पेरिटी की नज़रिए से देखेंगे। तो ये तो एक नए नए टाउन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसके बारे में अगर हम कहें, हमें एविडेंसेस कहाँ से मिले, हमें सबूत कहाँ से मिले? तो अगर मैं एविडेंसेस का नाम लूँ, सबूतों की अगर मैं अकॉर्डिंग देखूँ, तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, पत्र मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ साथ हमें काफ़ी मटेरियलिस्टिक थिंग्स मिली है, जैसे बिल्डिंग्स मिली है, और स्टैचूज़ मिले हैं, स्ट्रक्चर्स मिले हैं, और स्कल्पचर्स मिले हैं। बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, है ना, वो सब चीज़ें मिली है, और रिटन डॉक्यूमेंट मिला है, बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, कोर्ट्स के हमें कुछ पेपर्स मिले हैं। तो काफ़ी कुछ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके द्वारा ही तो हम ये चैप्टर पढ़ पा रहे हैं। तो क्या था, एक अगर मैं इसका एक ओवरव्यू देखूं, मतलब इसका जो प्राइमरी कंसर्न है, जो चैप्टर जो यहाँ से स्थापित हो रहा है, सबसे पहले जैकब बुर्गहार्ट ने इसमें वर्क प्ले करा। क्या थे ये जैकब बुर्गहार्ट? कौन थे? सबसे पहले तो हम देखेंगे, तो एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे जिनका नाम था जैकब बुर्गहार्ट। तो ये एक स्विस स्कॉलर थे, और ये बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड बहुत फेमस है आजकल, और हमेशा से रहा है। तो स्विट्ज़रलैंड में जन्मे थे, और ये एक स्विस स्कॉलर थे। ये क्या थे? स्विस स्कॉलर थे, काफ़ी एक अच्छे नेशनलिस्ट के तौर पे थे, या स्कॉलर थे, जो कि स्विट्ज़रलैंड में जन्मे थे। और ये स्टूडेंट थे, किनके ये स्टूडेंट थे? स्टूडेंट ऑफ, और ये स्टूडेंट थे लियोपार्ड वॉन रैंके। नाम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको याद तो करने पड़ेंगे। तो जैकब बुर्गहार्ट इस कल्चर में काफ़ी एक मेजर रोल प्ले करते हैं,
जो कि एक स्विस स्कॉलर थे, स्विट्ज़रलैंड में जन्मे थे और ये डिसाइपल थे, ये स्टूडेंट थे एक जर्मन हिस्टोरियन के, जो कि नाम था जिनका लियोपोल्ड वॉन रैंक। तो ये इनके स्टूडेंट थे। कौन? लैपोर्ट के स्टूडेंट थे जैकब बुर्कहार्ट। और लैपोर्ट क्या थे? एक जर्मन हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। तो ये अपने स्टूडेंट जैकब को बताते हैं कि जो इतिहासकार होता है, जो हिस्टोरियन होता है, उसका मेन वर्क क्या होता है? उसका मेन वर्क होता है स्टेट्स के बारे में लिखना, पॉलिटिक्स के बारे में लिखना। किन सब चीज़ों से? जो कि उनको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कोड से, जो भी उन्हें एविडेंसेस मिलते हैं, उसके आधार पे जो भी उनको फाइल्स मिलती है, गवर्नमेंटल फाइल्स, उसके बेसिस पे एक मेन वर्क जो हिस्टोरियन का होता है वो स्टेट्स के बारे में लिखना होता है, पॉलिटिक्स के बारे में लिखना होता है। ऐसा लियोपार्ड अपने स्टूडेंट जैकब बुर्कहार्ट को सिखाते हैं। लेकिन जैकब बुर्कहार्ट तो एक अलग ही एंगल से देख रहे थे। उनका केवल पॉलिटिक्स के बारे में लिखना ये उससे सेटिस्फाई नहीं हुई। जैकब जो थे डिससेटिस्फाई हो गए। उनका ये मानना था कि जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसमें केवल पॉलिटिक्स नहीं रखी है कि पॉलिटिक्स के बारे में लिख लिया जी हो गया, उतना नहीं है इसमें। हिस्टोरियन जो होता है उसका केवल पॉलिटिक्स के बारे में, केवल स्टेट्स के बारे में लिखना मेन वर्क नहीं होता। उसके साथ साथ हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, बहुत सारे एस्पेक्ट से जुड़ी होती है। ये बेसिकली हमें काफ़ी डेवलप करती है और उसके साथ साथ एक हमें नया सेंस देती है। ये हमें एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देती है सोचने का। तो केवल स्टेट्स के बारे में लिखना, केवल पॉलिटिक्स के बारे में लिखना, ये हिस्ट्री नहीं है। उसके अलावा बहुत कुछ है हिस्ट्री में एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसी समय ये जो मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ लियोपार्ड और जैकब का, ये ज़्यादा समय पुराने नहीं है। ये 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, एक्चुअली में 19th सेंचुरी की बात है, मतलब 1800 कुछ की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो क्या होता है, ये अपनी किताब लिखते हैं जैकब 1860 में और किताब का नाम होता है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस इन इटली। जैकब की किताब होती है 1860 में, ये अपनी किताब लिखते हैं जिसका नाम होता है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस इन इटली। और इस समय 19th सेंचुरी में उस कल्चर को जो भी डेवलप होने वाला है, जिसका हम जिक्र करेंगे, उस कल्चर को बेसिकली एक नाम से डिनोट करा गया, या उस कल्चर को बने तो उस पीरियड को बेसिकली रेनेसेंस के नाम से डिनोट करा गया। तो रेनेसेंस का जो शब्द है वो इसी टाइम पीरियड के अलॉन्ग आया था, 19th सेंचुरी के अराउंड। और रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, मतलब पुनर्जन्म। अब किस चीज़ के पुनर्जन्म की बात हो रही है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो 1860 में जैकब बुर्कहार्ट अपनी पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम होता है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस इन इटली। और इसमें ये बताते हैं कि उस समय जो ह्यूमैनिस्ट कल्चर डेवलप हुआ, कहाँ कहाँ डेवलप हुआ? फ्लोरेंस में, वेनिस में, इन सारे इटालियन स्टेट्स में जो मैंने आपको बताया, खासकर फ्लोरेंस और वेनिस। तो उस कल्चर के बारे में इन्होंने अपनी इस बुक में बताया, कैसे कैसे ये कल्चर प्रॉस्पर हुआ, कैसे कैसे फैला, कैसे कैसे इंसान को एक नया सेंस मिला, एक नया आइडिया मिला सोचने का। ये सब जैकब साहब अपनी पुस्तक में बताते हैं और काफ़ी कुछ ये उसके बारे में लिखते भी हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे एक सेंस आया, कैसे रेनेसेंस का शब्द आया, और इतना हमने इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो रिवाइवल होता है इटालियन टाउन्स का, क्योंकि जब रोमन एम्पायर फॉल हो गया था तो इटली की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी। और जो मैं रिबर्थ आपको कह रहा हूँ, किस चीज़ की रिबर्थ की बात हो रही है, ये भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।